दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 30वां लेक्चर है। ये क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम लोग प्री के साथ साथ मेंस के सवाल भी हल करते हैं और स्क्रीन पर कुछ लिखा है 15 विषय पर चर्चा। आप इस क्लास को अटेंड करते हैं ना तो पूरे के पूरे 15 विषय पर दोस्तों हम चर्चा करते हैं। ऊपर से चर्चा लगातार 30 दिनों से चली आ रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। एक बार आप इस सीरीज से जरूर जुड़ें और अधिकतम समय दीजिए और इस पर एक एक बातें जो मैं आपको बताता हूं, एक एक प्रश्न जो आपको समझाता हूं, उन सभी तथ्यों पर भी ध्यान देते चलें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताब लॉन्च किए गए हैं, उनमें से समीक्षा अधिकारी के लिए भी किताबें लॉन्च की गई हैं। तो इस समीक्षा अधिकारी किताब को आप जरूर परचेज कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी को और ज्यादा बल मिलेगा। ठीक है, तो एक जीएस की किताब, एक हिंदी की किताब। चलिए मुद्दे पर आते हैं, सीधे अपने सवालों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर और ये सवाल प्राचीन इतिहास से संबंधित है। ठीक है, और प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ? द्रविड़ शैली, जी हां दोस्तों, द्रविड़ शैली में किसका शिखर बना हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा है भीतरगांव मंदिर का, या ग्वालियर का तेली मंदिर, या कंदरिया महादेव मंदिर, या फिर औसिया मंदिर। ठीक है, मंदिर शैलियों के दोस्तों तमाम प्रकार होते हैं, जिनमें नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये तीन शैलियां देखने को मिलती हैं। द्रविड़ शैली खास करके दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलता है। उत्तर भारत के अधिकतर मंदिरों को हम नागर शैली में पाते हैं, लेकिन यहां दोस्तों द्रविड़ शैली में बना हुआ एक उत्तर भारत का मंदिर है। यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। चलिए एक एक चीजें बताता हूं। कभी भी आपसे परीक्षा में दे कि भीतरगांव मंदिर कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भीतरगांव मंदिर ये कानपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? लोकेशन भी याद करते चलिए, कानपुर में स्थित है। कानपुर कहां है दोस्तों? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और ये भीतरगांव मंदिर ये नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में दोस्तों? याद रखेंगे, यह नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है, यहां पर जो दोस्तों ग्वालियर का तेली मंदिर लिख रहा था, याद रखिएगा, यह ग्वालियर का तेली मंदिर जो है यह द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है जो आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, किस शैली में बना हुआ है? यह द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए और क्या दे रहा है, कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर भी दोस्तों किस शैली में बना हुआ है? यह मंदिर भी नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। अगला सवाल दोस्तों, कंदरिया महादेव का मंदिर यह कहां पर है? तो याद रखेगा प्रसिद्ध स्थान है खजुराहो। जी हां दोस्तों, सेक्स टेंपल ऑफ इंडिया यहां पर है दोस्तों, खजुराहो मध्य प्रदेश। ठीक है, तमाम नग्न अवस्था वाली मूर्तियां हैं देखने को मिलती हैं। इसी तरह से दशावतार मंदिर कहां पर दोस्तों? तो दशावतार मंदिर भगवान विष्णु के 10 अवतार देखने को मिलते हैं, यह ललितपुर में स्थित है। ठीक है, ललितपुर कहां पड़ता दोस्तों? ललितपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर भी किस शैली में बना हुआ दोस्तों? यह मंदिर भी नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में दोस्तों? नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है, नागर शैली बना हुआ है। और ललितपुर में भी दोस्तों कभी कभी और अंदर का लोकेशन देख लेता है, तो याद रखिएगा दोस्तों देवगढ़ जो स्थान है वह देवगढ़ है। ठीक है, इसी तरह से एक मंदिर और लिखिएगा दोस्तों, सास बहू का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों। सास बहू का मंदिर भी दोस्तों ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। अच्छा, ये मत घबराइएगा, जो तेली मंदिर दोस्तों, तेली मंदिर कहां? तो लोकेशन दिया ऑलरेडी, ग्वालियर। ठीक है, उसी तरह से सास बहू का मंदिर कहां दोस्तों? ये भी ग्वालियर है। और ग्वालियर आता कहां पर दोस्तों? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो सास बहू का मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है? तो दो शैली में बना हुआ मंदिर। यहां पर नागर शैली के साथ साथ पंचायतन शैली देखने को मिलती है। ठीक है, पंचायतन शैली भी देखने को मिलती है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों ये जो दशावतार मंदिर है, ये जो दशावतार मंदिर है, ये दशावतार मंदिर में भी पंचायतन शैली के कुछ नमूने देखे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर दोस्तों एक दो एग्जांपल और लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों मंदिर है लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? लिंगराज मंदिर। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहां पर है? तो याद रखें दोस्तों, लिंगराज मंदिर आपके वहां पर है उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह मंदिर भी किस शैली में बना हुआ दोस्तों? यह भी नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। एक सवाल और यहां पे नोट करिएगा दोस्तों, कोणार्क का नाम सुना होगा, कोणार्क का। ठीक है, कोणार्क का, कोणार्क का, कोणार्क में क्या दोस्तों? यहां पर सूर्य मंदिर है। क्या दोस्तों? यहां पर सूर्य मंदिर है। यह मंदिर भी दोस्तों किस शैली में बना हुआ है? तो यह भी नागर शैली का उदाहरण है। ठीक है, यह भी याद रखेगा। यहां पर दोस्तों जो औसिया मंदिर दे रहा है, यह औसिया मंदिर कहां है? औसिया मंदिर दोस्तों जोधपुर में स्थित है। कहां पर है? औसिया मंदिर कहां है? जोधपुर में स्थित है। और यह मंदिर भी किस शैली में बना हुआ? यह भी नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अभी जो चर्चा चल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है।
अयोध्या में कौन सा मंदिर बन रहा है दोस्तों? राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। और याद रखिए राम मंदिर दोस्तों ये किस शैली में बन रहा है? तो यह मंदिर भी दोस्तों नागर शैली में ही बनाया जा रहा है। किस शैली में बन रहा है? याद रखेंगे नागर शैली में ही बनाया जा रहा है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कितना सवाल हम लोगों ने बनाया। सवाल तो छोटा सा था, ठीक है, ग्वालियर के तेली मंदिर के बारे में, लेकिन हमने आपको इतने मंदिर के बारे में और जानकारी दिया। वो मंदिर कहां कहां स्थित है, किस किस शैली में बना हुआ है, इतनी जानकारी आपको मिली। तो क्या आप कह सकते हैं कि यहां पर एक सवाल हम लोग पढ़ रहे थे? ये एक सवाल है। कितना सवाल मैंने यहां पर बताया आप सभी को, ठीक है। जब आप इतना डीप में जाके पढ़ते हैं तब समझिए कि सिविल एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और एक सवाल से सवाल बना रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहा है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास से सवाल है, मिडावल हिस्ट्री का सवाल है और यह मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मैंने आपसे ऐसे ही थोड़े बोल दिया था कि हम मेंस के सवालों को भी कवर करते हैं। मेंस में आया है सवाल, सुनिए क्या लिखा है। लिख रहा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहां पर इब्राहिम खां गारदी का नाम आ रहा है। इब्राहिम खां गारदी की बात करेंगे दोस्तों तो मैं आपको बड़ी एक अच्छी सी कहानी याद दिलाना चाहूंगा। इब्राहिम खां गारदी ये मराठा सेना के तोपची थे। क्या थे दोस्तों? यह मराठा सेना में क्या थे दोस्तों? तोपची थे। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ था 1761 में, जो युद्ध दोस्तों मराठाओं और अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। आपको याद है ना, मराठा वर्सेस अब्दाली, ठीक है। बहुत भयानक युद्ध था, ठीक है। इस युद्ध को हम पानीपत के तृतीय युद्ध का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? इस युद्ध को हम पानीपत के तृतीय युद्ध का नाम देते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। पता है जब अहमद शाह अब्दाली हमला करने भारत पर आया, ठीक है, तो मराठों के पास दोस्तों अपना एक दूत भेजा, मुसलमान दूत। उस मुसलमान दूत ने जाकर इब्राहिम खां गारदी से कहा कि देखो तुम भी मुसलमान हो और जो आ रहा है वह भी मुसलमान है। अब मैं जो संदेशा लेकर आया हूं मैं भी मुसलमान हूं। अगर तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, तुम तोपची भले यहां पर हो लेकिन यहां की सूचनाएं हमें दो, ठीक है। मराठाओं को हराने में हमारी मदद करो। अगर तुम ऐसा करते हो तुम्हें बहुत सारा धन दौलत मिलेगा, बहुत सारी जागीर मिलेगी, तुम्हें जो है नवाब का पद भी मिलेगा। बहुत कुछ यहां पर किया, लेकिन यहां पर इब्राहिम खां गारदी ने कहा तुम शायद मुसलमान होने का मतलब नहीं जानते, ठीक है। मुसलमान होने का मतलब ये थोड़े कि हम किसी अन्यायी पुरुष का साथ दे देंगे। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। और अहमद शाह अब्दाली एक दुर्दांत अपराधी है जो किसी का नहीं हुआ तो हमारा भी नहीं है, ना ही हमारे मजहब का है, ना ही हमारे देश का है, ठीक है। इसलिए यहां पर इब्राहिम खां गारदी ने किसका साथ दिया? मराठों का साथ दिया। अलग बात है कि इब्राहिम शाह साथ दिया जरूर और उस युद्ध में दोस्तों मराठों की बुरी तरह पराजय हुई, अलग बात है। लेकिन इस युद्ध को लड़ने के बाद अहमद शाह अब्दाली के भी होश उड़ गए कि इतनी ज्यादा जज्बा कैसे किसी सेना में हो सकता है, इन मराठों में हो सकता है। तो वो भी दोस्तों मान चला, ठीक है। इसको याद रखेंगे। हाकिम खां सूर याद रखेगा दोस्तों, हाकिम खां सूर याद रखिए। देखिए रिश्ते से दोस्तों मुस्लिम हैं, इनके मजहब से देखिए मुस्लिम है और लड़ किससे रहे थे? अकबर से। और अकबर की सेना में मानसिंह जैसे लोग थे। मानसिंह जैसे हिंदू लोग दोस्तों वो राणा प्रताप को हराने के लिए आए थे। जानबूझकर अकबर ने उन्हें भेजा था क्योंकि राजस्थान के गलियों के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में अकबर के मुगल सेनाओं को थोड़े पता था। वो तो यहाँ के अपने लोग बताएंगे। तो गद्दारी कौन करता है? हमारे अपने गद्दारी करते हैं, वरना जो विदेशी शक्तियां उन्हें यहाँ के बारे में क्या पता, उन्हें हमारी रणनीति के बारे में क्या पता। आई बात समझ में? यहां हो जाएगा। इसी तरह से तारदी बेग याद रखिएगा दोस्तों, तारदी बेग एक तोपची था। और मोहम्मद लोदी दोस्तों, ये इब्राहिम लोदी का नाम सुना होगा, जो लोदी वंश का अंतिम बादशाह था, उसका भाई था, अलग बात है। यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाकिम खान सूर। आइए मैं कुछ अच्छी बातें बताता हूं। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? तो याद रखेगा 1576 ईस्वी में दोस्तों ये लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी की। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना नायक थे। मुगलों की तरफ से दोस्तों कौन उनका साथ दे रहा था? तो मुगलों की तरफ से सबसे पहले कौन थे दोस्तों? मान सिंह का नाम सुना होगा। मान सिंह ना होते तो शायद राणा प्रताप से कभी भी अकबर लड़ नहीं पाता, ठीक है। इसी तरह से आप अगला नाम याद रखेगा, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान, ठीक है, सैयद अहमद खान, इसको भी याद रखेगा, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। इसी तरह से और एक लोग का नाम और है, मुझे थोड़ा सा स्किप कर रहा है, एक बार याद रखेगा। अच्छा, इन्हीं के नाम में बराह याद रखेगा, सैयद अहमद खान बराह याद रखेगा। पूरा नाम कभी कभी परीक्षा में पूछता है तो बराह याद रखेगा। एक नाम दोस्तों और है, मेरे से स्किप कर रहा है, उसे भी याद आता तो मैं बता दूंगा। हल्दी घाटी युद्ध दोस्तों किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखेगा महाराणा प्रताप
महाराणा प्रताप प्रताप वर्सेस अकबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है। और इस लड़ाई को कब अंजाम दिया गया था, तो याद रखेगा 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। याद रखेगा महाराणा प्रताप के पास दोस्तों एक घोड़ा था जिसका नाम क्या था, चेतक। पूरी दुनिया अगर घोड़े का नाम याद रखती तो चेतक का नाम याद रखती है। लेकिन दोस्तों एक सवाल और आता है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? जी हां, हाथी का तो बताएगा, कभी परीक्षा में पूछे तो इनके हाथी का नाम था रामप्रसाद। क्या नाम था दोस्तों? रामप्रसाद। किसका नाम था? महाराणा प्रताप जी के हाथी का नाम था, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आई बात समझ में? ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, ये तरदी बेग के बारे में मुझे एक बात याद आ गई। तरदी बेग दोस्तों याद रखेगा, जब लड़ाई हो रहा था हेमू के साथ ना, हेमू, विक्रमादित्य हेमू का नाम सुना होगा, तो विक्रमादित्य हेमू ने तारदी को क्या कर दिया, परास्त कर दिया, बुरी तरह परास्त कर दिया, ठीक है। ये तारदी बेग भागा भागा किसके पास गया? उसके पास गया, अरे बैरम खां, जो कि संरक्षण था, ठीक है। संरक्षण था किसका? अकबर का, ठीक है। बैरम खां के पास गया और बैरम खां के सामने जाकर लगा जो है बखान बताने कि नहीं, विक्रमादित्य हेमू बहुत शक्तिशाली है, तुम उसे हरा नहीं पाओगे। बैरम खां सुनते सुनते निकाला तलवार, तारदी बेग का गला काट दिया। हटो यहां से, ठीक है। तो ये लड़ाई भी आप याद रखेंगे। तारदी बेग की हत्या किसने किया? बैरम खां ने किया है। और बैरम खां कौन था दोस्तों? अकबर का संरक्षक था, ठीक है। अकबर का संरक्षक था, ठीक है। अकबर का संरक्षक था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। विक्रमादित्य हेमू के साथ जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पानीपत का द्वितीय। ये पानीपत तृतीय था, ये पानीपत द्वितीय है। ये अकबर और विक्रमादित्य हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध ये इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। तो 26 में हुआ था ये पानीपत दोस्तों, 1556 में हुआ था, और ये पानीपत तृतीय 1761 में हुआ था। इस तरह से दोस्तों में पढ़ना है। अब कुछ नहीं बचा यहां पे ना, और कुछ दिमाग में आ रहा तो बताओ मुझे, ठीक है। बस एक यही मुझे याद नहीं आया, बराह के अलावा और कौन था? एक सेनापति और दोस्तों, उसकी भी मदद खूब मिली थी अकबर को। आगे बढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आ रहा है, प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल प्री परीक्षा 2017 में आया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। इसको क्या करना दोस्तों? काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। आइए एक एक आगे लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों नेहरू रिपोर्ट आया था। इस नेहरू रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू मत बोलिएगा, मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे दोस्तों मोतीलाल नेहरू, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। और कब किया दोस्तों? तो 28 अगस्त 1928 को। कब किया? 28 से 28 याद रखेगा, तभी याद है, नहीं तो नहीं याद होता। 1928 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। इसी तरह गांधी इरविन समझौता। इरविन कौन था दोस्तों? तो इरविन उस समय कौन था? वायसराय था। कौन था दोस्तों? भारत का वायसराय था। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ है, यह 1931 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ दोस्तों? 1931 में, 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ है। इसी तरह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय से पहले प्रथम याद रखेगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। लाइन से याद कर लीजिए, क्योंकि यही पूछता है तीनों, ठीक है। तो 30, 31, 32 यहां द्वितीय वाले के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखेगा सितंबर 1931 में दोस्तों हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1931 में। सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। इसी सांप्रदायिक पंचाट को दोस्तों कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। इसे रैमजे मैकडोनाल्ड ने दोस्तों लागू किया था। किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड। उस समय दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड क्या थे दोस्तों? ये ब्रिटिश पीएम थे, ठीक है। खैर अलग बात है। सांप्रदायिक पंचाट कब की घटना दोस्तों? तो ये अगस्त 1932 की घटना है। कब की? अगस्त 1932 की घटना है। इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था दोस्तों? तो याद रखेंगे, दलितों के लिए दोस्तों पृथक निर्वाचन मंडल की बात की थी, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने क्या किया? आमरण अनशन पर बैठ गए, और अंततः जाकर के पूना पैक्ट होता है भीमराव अंबेडकर जी के साथ, तब जाके मामला जो है सॉर्ट आउट होता है। तो ये आपने एक सीक्वेंस बना लिया। आइए फिर से यहां पर देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता दोस्तों, अभी मैंने बताया 1931 आप याद रखेगा, सांप्रदायिक पंचाट 1932 आप याद रखेगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 आप याद रखेगा, और नेहरू रिपोर्ट 1928, ठीक है। तो पहले हो जाएगा 4 नंबर वाला, तो 4 हो जाएगा पहले। दूसरे नंबर पे देखो 31 में दोनों है, इसीलिए मैंने यहां टाइम लिख दिया है। 31 में या मार्च में होता है, सितंबर में होता है। तो पहले गांधी इरविन समझौता है, मतलब 4 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 होगा, तो 4 1 3 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं आपको मार्च और सितंबर नहीं बताता,
तो भी आप उत्तर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा सी करता, कोई बच्चा डी करता। इसीलिए कहीं कहीं पर मंथ याद करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर दोस्तों मंथ जरूर याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। अगला सवाल दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का सवाल है, और यहां भी सवाल जो दे रहा है ये मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। मुस्कुरा के करते चलो भाई, आनंद नहीं आ रहा क्या? चलो यहां देखो, सूची को सूची दो से सुमेलित करना कि किसका निर्माण किससे होता है। जैसे हीरा, हीरा दोस्तों कार्बन का अपरूप है, कार्बन का ही प्रकार है, तो याद रखेगा ये हो जाता है। तभी तो दोस्तों कोयले की खान में हीरा मिलता है, ठीक है। इसी तरह से संगमरमर, क्या दोस्तों संगमरमर जो है ये किससे बना दोस्तों? एक कैल्शियम से बना है। रेत दोस्तों सिलिका यानी बालू से बनी हुई है। माणिक यानी रूबी दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड से बना हुआ है। तो यहां पर मैच कराएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? पहले में 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया। तो 4 1 2 3 कहां हो जाएगा? 4 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। यहां पे नोट कर लीजिए हीरा, हीरा दोस्तों किससे बना है? तो हीरा दोस्तों क्या है? याद रखेंगे कार्बन का अपरूप है। क्या है दोस्तों? कार्बन का अपरूप है, ठीक है। इसी तरह से संगमरमर क्या दोस्तों? तो संगमरमर दोस्तों कैल्शियम से बनता है, ठीक है, कैल्शियम से, ठीक है, कैल्शियम। इसी तरह जो रेत है दोस्तों, रेत को हम वैसे भी सिलिका बोलते हैं। रेत को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सिलिका कहते हैं। तो यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों? सिलिकॉन करिए, सिलिकॉन नहीं बल्कि सिलिका ही करिएगा, ठीक है। माणिक्य को दोस्तों हम रूबी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं। और इसका जो है निर्माण किससे होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से। किससे दोस्तों? एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या लिखते हैं? Al2 लिखते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, सही है। डाई ऑक्साइड होगा वैसे, ठीक है, डाई होता है Al2, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल दे रहा है, ठीक है। और यहां पर यह सवाल प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण के रूप में दोस्तों आपको सेट करना है, ऊपर से नीचे, ठीक है। जापान में कौन कौन से द्वीप है, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा कौन कौन सा सही दोस्तों? तो मैं आपको यहां एक कहानी बताना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। जापान की राजधानी कहां है दोस्तों? जापान की राजधानी कहां है? कैपिटल कहां पर है दोस्तों? इसकी कैपिटल है टोक्यो। कहां कैपिटल है? टोक्यो। और जो टोक्यो है ना, ये किस द्वीप पर है दोस्तों? ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहां पर है स्थित है दोस्तों? ये किस द्वीप पर आता है? होन्शु द्वीप पर आता है, ठीक है। और होन्शु के पहले होकाइडो द्वीप आता है सबसे ऊपर। याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण में कौन आता है दोस्तों? सबसे पहले होकाइडो आता है, होकाइडो आता है। होकाइडो के बाद कौन आता है दोस्तों? होन्शु आता है। होन्शु के बाद दोस्तों कौन आता है? शिकोकु आता है, शिकोकु आता है। और शिकोकु के बाद दोस्तों लास्ट में क्या आता है? क्यूसू आता है, ठीक है। इनका यह एक क्रम होता है, सबसे पहले होकाइडो, फिर होन्शु, फिर क्या आ जाएगा? शिकोकु, फिर आता है क्यूसू। तो यहां पर क्या होगा? होकाइडो के बाद होन्शु सही है, होकाइडो के बाद होन्शु सही है, लेकिन क्यूसू गलत है। होकाइडो के बाद शिकोकु नहीं, होकाइडो के बाद होन्शु, शिकोकु, क्यूसू हो जाएगा। होकाइडो के बाद क्यूसी नहीं, ये होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में, होकाइडो और होन्शु के बीच में एक जल संधि भी पाई जाती है, ठीक है। पहले सवाल लिख रहा है दोस्तों, जापान की राजधानी जो टोक्यो है ये किस द्वीप पर है दोस्तों? तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहां पर है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। कह रहा होकाइडो और होन्शु द्वीप को अलग करने वाली जल संधि कौन है? तो याद रखेगा बहुत फेमस जल संधि है, इसका नाम है सुगारू। क्या नाम दोस्तों? सुगारू जल संधि, सुगारू, सुगारू जल संधि। ये इन दोनों को अलग करता है। जापान के चारों द्वीपों में दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है? तो जिसपे राजधानी है, राजधानी किस पर है दोस्तों? होन्शु पर राजधानी, तो होन्शु ही क्या दोस्तों? सबसे बड़ा है। जापान एवं चीन के मध्य विवादित द्वीप कौन सा जिसको लेकर के हमेशा लड़ाई चलता, वो यहां पे नहीं दिया है, उसका नाम है दोस्तों सेनकाकू द्वीप। कौन सा दोस्तों? सेनकाकू द्वीप को लेकर के चीन और जापान के बीच में युद्ध चलता रहता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, सेनकाकू यहां पर है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित सवाल है। अगला सवाल दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित सवाल है, प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या की कहां की है दोस्तों? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, ठीक है। देखिए अगर आप जनसंख्या की बात करते हैं, अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी थी दोस्तों? 20 करोड़ के आसपास थी। इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछ दे, ये तो हो गया सर्वाधिक, ये क्या हो गया दोस्तों? ये सर्वाधिक हो गया। मान लीजिए दोस्तों आपसे परीक्षा में न्यूनतम पूछ दे, क्या पूछ दे दोस्तों? कि न्यूनतम जनसंख्या कहां की है, तब क्या बताएंगे? याद रखेंगे दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या कहां की है? सिक्किम की है। मान लीजिए आज जनसंख्या का सवाल पूछा था, कल सवाल दोस्तों आपसे क्षेत्रफल का पूछ दे कि भारत में
क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन है, सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन है, और न्यूनतम जो है क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला। तो सर्वाधिक पूछेगा तो क्या बताएंगे, राजस्थान बताएगा, और न्यूनतम पूछेगा तो क्या बताएंगे, गोवा बताएगा। जो जो दिमाग में आते जा रहा ना, भरते चल रहा हूं। ठीक है, बढ़ते चल रहा हूं, बस सुनते चलिए आप। ठीक है, देखिए भारत की कुल आबादी में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है। पूरे भारत की आबादी दोस्तों लगभग 121 करोड़ है। कितनी है दोस्तों, 121 करोड़ की आबादी कहां की दोस्तों, ये भारत की है। उस पर से उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी दोस्तों, 20 करोड़ है। तो आप जब पूरा ओवरऑल निकालेंगे तो मिलेगा दोस्तों लगभग 16.5% के आसपास। ठीक है, 16.5% की आबादी दोस्तों किसकी है, ये आ जाएगा निकल करके उत्तर प्रदेश का। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर कितना था। 10 साल में दोस्तों 10 की वृद्धि दर पूछ रहा है, तो 10 की वृद्धि दर याद रखेगा 20.2%। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा छोटा राज्य, तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा कौन सा दोस्तों, याद रखेगा सिक्किम है। और जनसंख्या के अलावा अगर क्षेत्रफल के आधार पूछता तो तब हम कहते हैं राजस्थान है, और सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, ये आप याद रखते हैं। आई बात समझ में, ऐसे ही पढ़ते चलना, एक एक सवाल का जवाब दोस्तों आपके जबान पर होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, ये सवाल दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल है, मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। लिख रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। ठीक है, किसके लिए दोस्तों, सीधे सीधे लिखा केंद्र शासित के लिए। यहां राज्यों के लिए नहीं बात किया जा रहा है, यहां किसके लिए बात हो रही दोस्तों, बात हो रहा है यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट की। किसकी बात हो रही दोस्तों, यूनियन टेरिटरी के लिए दोस्तों हाई कोर्ट के प्रावधान के बारे में दोस्तों किस अनुच्छेद में बताया गया, तो याद रखेगा 241 में। किसमें बताएगा दोस्तों, 241 में। सबसे पहले मुझे बताए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान कहां किया गया है, तो अनुच्छेद 124 में। कहां किया गया दोस्तों, 124 पढ़ते हैं ना, 1 to 4। ठीक है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई। और यूनियन टेरिटरी की बात कहां की गई दोस्तों, यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट 241 में। लिख रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि, कि जो विधि संसद द्वारा बनाई जाती है वो प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन में राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। मतलब जो यूनियन टेरिटरी होगा दोस्तों उसके लिए विधि कौन बनाता है, तो यूनियन टेरिटरी के लिए विधि कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। लेकिन ये वाली बात लिखी कहां पर है, तो ये लिखा दोस्तों अनुच्छेद 239 में। कहां लिखा है, अनुच्छेद 239 में। लिख रहा संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या दोस्तों, सीधे सीधे यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। लिख रहा है यूनियन टेरिटरी के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, यह बताइए। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो यहां याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 240 याद रखेगा, अनुच्छेद 240 इससे संबंधित है। ठीक है, इस तथ्य को याद रखेंगे। इसी तरह से मन में भी आ रहा होगा कि सर 241 तो यहां है, यहां पर सर एक 242 भी दिया है। तो 242 दोस्तों कुर्ग के लिए दोस्तों विशेष नियम बनाने का प्रावधान दिया गया था। विशेष नियम केवल कुर्ग के लिए बनाने का प्रावधान दिया गया था, लेकिन इसे 1956 के अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो बात यहीं पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आपको यहां पर 242 वाले को नहीं ध्यान देना है। ठीक है, बाकी का ध्यान दीजिए। तो ये आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री को मिलाकर सवाल मैंने रखा है। यहां भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लिख रहा ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यहां आपको फार्मूला भी दिया हुआ है। आइए एक एक करके बात करते हैं। जब कभी दोस्तों आप अपनी बात ब्लीचिंग पाउडर से करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का संबंध किससे दोस्तों, याद रखेगा ब्लीचिंग, ऐसे पहले मिला लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का किससे हो जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। बेकिंग सोडा दोस्तों ये बाइकार्बोनेट है, खाने वाला सोडा। वॉशिंग पाउडर जो होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए कभी कभी परीक्षा में इनका रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम का Ca हो जाता है, ऑक्सीक्लोराइड में O रखेंगे और फिर क्लोराइड रखा है तो Cl2 करेंगे, तो CaOCl2 याद रखेंगे किसका हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह से बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा को याद रखेगा खाने वाला सोडा कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका फार्मूला क्या दोस्तों, इसको कहते हैं सोडियम बाई
बाई कार्बोनेट, क्या कहते हैं दोस्तों, सोडियम बाई माने खरीदना, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो तो भूल जाओगे, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है सोडियम को Na बोलते हैं और बाई कार्बोनेट के लिए क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, तो NaH और हो जाता है CO3, ठीक है, ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट का। वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धुलने का सोडा, ठीक है, ये होता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसमें बाई नहीं लगा होता, केवल क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेट। तो देखिए क्या अंतर हो जाता है, यहां पर सोडियम के लिए यहां भी Na हो जाएगा, बस अंतर है कि यहां Na2 हो जाएगा और CO3 हो जाएगा, यहां NaH था बाई की वजह से, यहां Na2 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या होता है दोस्तों, हेमीहाइड्रेट। वैसे ज्यादातर दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस में रासायनिक सूत्र पूछता है, तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट का हो जाता है CaSO4, ठीक है, और हेमीहाइड्रेट की वजह से क्या लिखेंगे, हाफ H2O, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल बता दूं, कभी कभी दोस्तों आपसे जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र इसी के रासायनिक सूत्र से मैच करता है, इसका हो जाता है दोस्तों CaSO4, ठीक है, यहां हो जाता है 2H2O, क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 2H2O और यहां पर क्या है, हाफ H2O, यही अंतर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 H2O होता है और यहां पर क्या होता है, हाफ H2O होता है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, जिप्सम मजबूती की बात कर रहा है इसलिए 2H2O है, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या दोस्तों, दूसरे देश की बात हो रहा है तो हाफ कर दो, हाफ H2O, ठीक है। ऐसे याद रखना, कुछ भी ट्रिक बना के बस भूलना मत, इतना ही मेरा कहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों बायोलॉजी का सवाल दे रहा है, प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है बायोलॉजी का, लिख रहा है त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठी हृदय किसमें पाए जाते हैं, पहली बात याद रखेगा स्तनधारियों में, जैसे हम लोग स्तनधारी किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा जो बच्चे को जन्म देते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं ऐसे सभी जीव क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्तनधारी कहलाते हैं। तो ये वाले और पक्षियों में, ठीक है, हालांकि पक्षी अंडे भी देते हैं, अंडे ही देते हैं, ठीक है, कुछ पक्षियों को छोड़ करके बाकी सब अंडे देते हैं, लेकिन इन दोनों में दोस्तों 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहां पर 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। उभयचर दोस्तों, उभयचरों में 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उभयचर में 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, ठीक है। मछलियों में हृदय नहीं दोस्तों, मछलियों में सांस लेने के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इसमें हृदय नहीं, गलफड़ों की बात आती। अच्छा, ये 3 कोष्ठी हृदय याद रखेगा दोस्तों, 3 कोष्ठी हृदय उभयचरों में पाया जाता है, उभयचर। अब जैसे उभयचरों में हम लोगों ने कह दिया मेढक, तो मेढक क्या दोस्तों इसमें आ जाएगा। उसी तरह से याद रखेगा सरीसृप, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जो जीव होते हैं, जो जीव रेंगने वाले होते हैं वो सरीसृप में आते हैं, उनमें भी दोस्तों 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप इसे भी याद रखेगा, ठीक है। और अभी आपसे 3 कोष्ठी पूछा था तो क्या जवाब हो जाएगा, उभयचर। कल को मान लीजिए उभयचर नहीं दिया ऑप्शन में दे दिया सरीसृप या सांप दे दिया, जो भी रेंगने वाले होते हैं उनको दे दिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तब आप अपना उत्तर वो भी शामिल करके रखिएगा। तो मुद्दा यह नहीं कि आज सवाल में क्या पूछा, मुद्दा यह है कि कल आपसे आयोग क्या क्या पूछ सकता है, यह भी जानकारी में रखना है। और आपने स्क्रीनशॉट और पीडीएफ के चक्कर मत पड़िए, ये किताब ले लीजिए, इस किताब में इस तरह के बहुत सारे सवाल भरे पड़े हैं। आयोग प्रश्न से प्रश्न बनाता कैसे, वो सारी बातें यहां पर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है 4 कोष्ठी वाला हृदय पाया जाता है। 4 कोष्ठी हृदय कहां पाया जाता है दोस्तों, तो मैंने बताया तो आपको कि 4 कोष्ठी हृदय या स्तनधारियों में पाया जाता है, स्तनधारियों में प्लस पक्षियों में 4 कोष्ठी। श्वसन के लिए गिल्स किस में पाया जाता है, तो गिल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, गिल्स मतलब होता है गलफड़े। गिल्स मतलब क्या है, गलफड़े। और गलफड़े कहां मिलते हैं दोस्तों, तो गलफड़े मिलते हैं मछलियों में। कहां मिलते हैं दोस्तों, मछलियों में पाए जाते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे 3 कक्ष होते हैं। तो 3 कक्ष याद रखेंगे, हमेशा याद रखेगा, जितने भी उभयचर जीव हैं और जितने भी सरीसृप वाले जीव हैं, ठीक है, इन सब में दोस्तों क्या होता है, 3 कोष्ठ वाले हृदय पाए जाते हैं, ठीक है। पूरी बात आप ध्यान में
रखेंगे, नहीं भूलेंगे आप इन बातों को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म के अलावा हमारा एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ जिसका नाम है study91pro.com। जी हां दोस्तों, ये pro.com एक नया एप्लीकेशन, एक नया वेबसाइट हम लोगों ने तैयार किया। जरूरत क्या पड़ी? तो जरूरत पड़ा दोस्तों टेस्ट सीरीज का, ठीक है। बच्चों के लिए अपने आप को आजमाने के लिए बढ़िया टेस्ट पेपर उन्हें नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कहा कि काम करते हैं, पहले बढ़िया से, हम लोग कई साल से इस पे काम कर रहे थे, अब जाके काम पूरा हुआ है, तो ये टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करें, आपके लिए अलग अलग परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा और करंट अफेयर भी मिल जाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें दोस्तों हम आपको यहां प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जुड़िए केवल और साथ दीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों इकोनॉमिक्स का दे रहा और मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दे रहा पढ़िए, लिख रहा भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सत्य है जो वो बताना दोस्तों। लिख रहा भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2000 से 50% से अधिक चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। 50% से ज्यादा ये ऐसा कुछ नहीं है। भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2007 में न्यूनतम था, नहीं, उसके बाद न्यूनतम था जब मंदी आया था। भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2019 में 46.02% है, ये भी फिलहाल सही जवाब नहीं। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत का सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2018 से लगभग 3.4% क्या था दोस्तों, कम था, ठीक है। ये आपके लिए दोस्तों एक नया सवाल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हालांकि इस तरह के सवाल हमेशा करंट से रिलेटेड होते हैं, आप इनको तभी याद करते चलिए जब परीक्षा होना हो, तब आप एक बार इकोनॉमिक्स के जो अपडेटेड न्यूज है उनको एक बार पढ़ लीजिए। मैं कुछ कॉमन सवाल बताता हूं। ये भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है, इसकी गणना दोस्तों कौन करता है? तो इसकी गणना करता है CSO, इसे बोलते हैं दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। क्या कहते हैं? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन कहते हैं, इसको याद रखेगा। भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में दोस्तों कितना योगदान है? तो जो कृषि क्षेत्र है दोस्तों, ये आता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें आता है दोस्तों? कृषि क्षेत्र किसमें आता है दोस्तों? ये तीन जो सेक्टर होते हैं उसमें प्राइमरी सेक्टर में आता है। और जो इसका योगदान पूछ रहा दोस्तों, ये योगदान किस मामले में? ये योगदान दोस्तों जीडीपी के मामले में पूछ रहा है। और जीडीपी में दोस्तों दो चीजें याद रखेगा, कभी कभी जीडीपी का पूछता है, कभी कभी पर्सन वाइज योगदान पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या इसमें काम कर रही है, ये भी दोस्तों आ जाता है। तो ये दो चीजें पूछा जाता है। तो याद रखेगा जो अभी जीडीपी पूछ रहा है, जीडीपी के आधार पर याद रखेंगे 20%। लेकिन अगर दोस्तों यही सवाल पूछ दे जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, कि कितनी जनसंख्या लगी है, तो जनसंख्या लगी है दोस्तों 40%। 40% जनसंख्या लग करके 20% जीडीपी में योगदान दे रही है, ठीक है। करा जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का दोस्तों? तो सबसे ज्यादा योगदान दोस्तों सेवा क्षेत्र का रहता है, ठीक है। सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का रहता है। कितना? तो हर बार ये आंकड़ा बदलता रहता है, लगभग 53% का आंकड़ा चल रहा था। अब एक बार आप अपडेटेड चीजें पढ़ते चलें, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इस समय दोस्तों जो भारत है, ये याद रखेंगे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। कुछ दिन में दोस्तों भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आने वाला, अभी तक तो दोस्तों 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। पर्यावरण से संबंधित सवाल देखिए दोस्तों, ये प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, जिसे NAEB भी कहते हैं, इसकी स्थापना सरकार के द्वारा कब किया गया? 1987 में, 92 में, 95 में या 98 में? तो याद रखिएगा 1992 में। 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, 1992 में दोस्तों NAEB की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। देश में वनीकरण हो या देश में वृक्षारोपण हो या पारिस्थितिक पुनर्विकास की बात हो जाए, इसके लिए दोस्तों कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए दोस्तों यही NAEB जिम्मेदार है। कौन? NAEB जिम्मेदार है। NAEB है क्या? तो याद रखेगा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड। करा राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुआ है? तो याद, अच्छा, वन नीति के बारे में बात कर रहा है, तो दोस्तों याद रखेगा इसमें दो वन नीतियां आई हैं। जो भारत में पहली वन नीति आई है वो आजादी के ठीक बाद दोस्तों 1952 में स्टार्ट किया गया। 1952 में, 1952 दोस्तों, 1951 में आम चुनाव हुए थे, याद रखेगा। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला, तो भी याद रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों उसी समय भी स्टार्ट हुआ था। 1951 में पंचवर्षीय योजना चला था। ये तो प्रथम वन नीति है। और जो द्वितीय वन नीति थी दोस्तों, ये 1988 में स्टार्ट की गई। कब स्टार्ट किया गया? भारत में द्वितीय वन नीति कब स्टार्ट किया गया? ये 1988 संबंधित है। भारतीय वानिकी का पिता दोस्तों किसे कहा जाता है? नाम तो भारतीय वानिकी है, लेकिन याद रखेगा पिता कौन है दोस्तों? एक विदेशी व्यक्ति है जिनका नाम है डेट्रिच। क्या नाम है? याद रहेगा,
ट्री याद रखेगा, ट्री माने पेड़ पौधे, तो डेट्रिच ब्रैडिस, क्या याद रखेंगे, डेट्रिच ब्रैडिस। जी हां दोस्तों, डेट्रिच याद रखे, डेट्रिच ब्रैडिस को भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा माना जाता है दोस्तों, MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। 1966 से 67 के दौरान दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। स्पेशल मेंस एग्जाम हुआ था UDLDA का 2010 में, उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल दे रहा है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक या बचाव सिंचाई किसे कहते हैं दोस्तों, लिख रहा पानी का बहाव, नहीं बहाव से कोई मतलब नहीं। क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई नहीं। PWP सिंचाई, ठीक। अच्छा, PWP सिंचाई क्यों दिया गया मैं आपको बता दूं दोस्तों, पौधों को अगर कुछ दिन पानी न मिले तो भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों पानी न मिलने का एक अंतिम अवस्था होता है। जैसे हमें अगर भोजन न मिले तो हम तुरंत मर नहीं जाएंगे, कुछ दिन तो जीवित नहीं रहेंगे और कुछ दिन बाद भी अगर नहीं मिला, यानी वो अंतिम क्षण जो है दोस्तों उस समय नहीं मिला, तो फिर कहानी खत्म। उसी तरह से पेड़ पौधों के लिए भी होता है, तो यहां पर याद रखेंगे PWP सिंचाई जो है ये जीवन रक्षक या बचाव सिंचाई का कार्य करती है। लिख रहा पहली सिंचाई जो फसल को तब दी जाती है जब फसल कुछ सेंटीमीटर ऊंची हो जाती है, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोर सिंचाई। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोगों के पास अगर खेत होगा तो खेत में बुआई होती होगी, तो बुआई के बाद दोस्तों जो पहली बार पानी दिया जाता है पौधों को, वो बड़ा मैंडेटरी होता है। अगर पौधों को पानी नहीं मिला तो आप चाहे जहां से लाग दो, जहन्नुम से निकालो, बस निकालो, भगवान बरस दिए तो ठीक, नहीं बरसे तो नहर से निकालो और नहीं तो ट्यूबवेल से निकालो, लेकिन पौधों को पानी दो। नहीं दोगे तो बीज ही नहीं खिलेगा, ठीक है, मतलब पौधे निकलेंगे नहीं। तो पहली सिंचाई को कोर सिंचाई कहते हैं। दूसरी सिंचाई पर आइए, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये जो PW दिया है, ये PW मतलब क्या होता है दोस्तों, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की जो बात करा दोस्तों, ठीक है, PWP ये सिंचाई अलग, देखिए ये है ऐसे PWP और ये दोस्तों सिंचाई को एरीगेशन बोलते हैं। सिंचाई को क्या बोलते हैं, एरीगेशन। और ये PWP क्या है दोस्तों, तो P माने हो जाता है दोस्तों परमानेंट, क्या हो जाता है, ये हो जाता है परमानेंट, ठीक है। और W जो दिया दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विल्टिंग, क्या हो जाएगा दोस्तों, परमानेंट विल्टिंग। और P माने होता है पॉइंट। ये जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है दोस्तों, इसमें क्या होता है, लिख रहा है पानी की कितनी मात्रा को इंगित करता है, ये सबसे न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है। कितनी मात्रा, जो सबसे मिनिमम है, ठीक है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं, ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। तो याद रखेगा ये एकदम न्यूनतम जो है मात्रा, यानी एकदम आखिरी स्टेज है, उस समय भी अगर पौधों को पानी नहीं मिला तो कुछ होने वाला नहीं। तो PWP सिंचाई याद रखेंगे, ठीक है। वो ऐसे लिखा है तो हो सकता है कई सारे बच्चे न ध्यान दें, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों, ये जो सवाल है यूपी स्पेशल का सवाल है और प्री परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल है। ब्लैक पॉटरी के लिए GI इंडिकेशन, ठीक है, GI टैग भारत में दिया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है ब्लैक पॉटरी, तो याद रखें दोस्तों ब्लैक पॉटरी का संबंध किससे है, निजामाबाद से। ये निजामाबाद दोस्तों कहां पर है, याद रखेगा ये आजमगढ़ जिले में है। कहां पर दोस्तों, ये आजमगढ़ जिले में स्थित है निजामाबाद, ठीक है, जहां की ब्लैक पॉटरी दोस्तों बड़ी फेमस है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख GI टैग उत्पादों के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे दोस्तों, तो जैसे में याद रखेगा मथुरा का पेड़ा, मैं अलग अलग लोकेशन की अलग अलग बातें बताऊंगा। मथुरा का पेड़ा, इसी तरह से याद रखेगा जौनपुर की इमरती, जौनपुर की इमरती किसने खाई है, ठीक है। इसी तरह से कानपुर का सत्तू, खाया क्या आपने, कानपुर का सत्तू जानते हैं ना, गर्मियों के समय में सत्तू बड़ा काम देता है, ठीक है। इसी तरह से वाराणसी का लंगड़ा आम, ठीक है, अब जिन्हें नहीं पता होगा वो कर देंगे लखनऊ का, ठीक है। तो वाराणसी का लंगड़ा आम, ठीक है, लंगड़ा आम, ठीक है, याद रखेगा। और इसी आम की बात करेंगे तो याद रखेगा मलिहाबादी आम, कौन सा, मलिहाबादी आम कहां का दोस्तों, मलिहाबादी तो लखनऊ का है, ठीक है, लेकिन यहां वाराणसी के लंगड़े आम की बात हो रही, ठीक है। इसी तरह से सुरखा अमरूद, क्या, सुरखा लाल अमरूद होता है, याद रखेगा लाल अमरूद। और लाल अमरूद दोस्तों कहां है, ये इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग भी मिल चुका है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और क्या दोस्तों, और कुछ याद आ रहा है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक आप ये लिखिएगा ब्लैक पॉटरी, ठीक है, ब्लैक पॉटरी, ये कहां का दोस्तों, तो निजामाबाद कहां है दोस्तों, आजमगढ़ में, ठीक है, ये सब याद रखेगा। इसी तरह से टेराकोटा मिट्टी का खिलौना,
ठीक है, ये दोस्तों कहां है, ये गोरखपुर में मिला है। ठीक है, गोरखपुर को दोस्तों जीआई टैग मिला है। सारे तथ्य आप याद रखें, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं। जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला करे तब दोस्तों आप आके यहां जरूर एक बार पढ़ा करें। ठीक है, एक बात और है, ये सर कलेक्शन कहीं मिलता नहीं है। देखो यार, स्टडी 91 ना बहुत कुछ देता है, कई सारी चीजें ऐसी मुझे नहीं लगता कि बच्चों को पता भी नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगा, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप कभी ना स्टडी, प्रचार वाली बात नहीं, पहले पूरी बात सुनना। आप कभी ना स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, स्टडी 91 का, प्रो का नहीं, स्टडी 91 की बात कर रहा हूं। इसमें आ जाना दोस्तों, आपको करंट अफेयर का सेक्शन दिखेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, करंट अफेयर का सेक्शन मिलेगा। जब करंट अफेयर्स में आप आएंगे ना, तो करंट अफेयर्स के नीचे दोस्तों क्लिक करने पे आपको टॉपिक वाइज का सेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज का सेक्शन मिलेगा। इस टॉपिक वाइज में दोस्तों कुल मिला के 30 टॉपिक नजर आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी आपके मन में आया ना, आता होगा ऐसा कि सर हम ना खाली करंट अफेयर में स्पोर्ट्स के सवाल पढ़ना चाहते हैं। अब कहां पढ़ेंगे, जाइए जितना सर्च करना और ढूंढ डालिए, कितनी वेबसाइट पे ढूंढेंगे, लेकिन स्पोर्ट का सवाल एक जगह आपको कलेक्शन नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, स्टडी 91 पर मिलेगा। टॉपिक वाइज सेक्शन में आइए, मिलेगा। किसी बच्चे ने कहा सर हमें स्पोर्ट्स नहीं चाहिए, हमें तो अवार्ड के सवाल चाहिए, ये मिलेगा आपको। सर हमें जीआई टैग का सवाल चाहिए, पूरे भारत में चाहे जब जीआई टैग बढ़ता हो, लेकिन जब जब करंट अफेयर में सवाल आए तो अपडेटेड सवाल हमें चाहिए, यहां मिलेगा। सर हमें रेलवे का सवाल चाहिए, सर हमें दुनिया में पहली बार जो घटना घटता हमको ऐसा कलेक्शन चाहिए, भारत में पहली बार जो चीजें होती हैं सर हमको ऐसा कलेक्शन चाहिए। कहां मिलेगा, सब इस ये मैं जो 30 टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सर दुनिया में पहली बार किसी महिला को कुछ चुना गया, ऐसा सवाल चाहिए, सब यहां मिलेगा। अपॉइंटमेंट की बात करिए, किताबों की बात करिए, अवार्ड की बात करिए। सर अभी पीछे इकोनॉमिक्स वाले सवाल में आपने कहा कि इकोनॉमी के अपडेटेड सवाल पढ़ लिया करिए। सर बोल दिया आपने, कहां से पढ़े, स्टडी 91 एप्लीकेशन पर आइए, करंट अफेयर के टॉपिक वाइज सेक्शन में आइए, आपको यहां मिलेगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी वाले से, इसमें इकोनॉमी का एक सेक्शन मिलेगा, उसमें इकोनॉमी से संबंधित जितने सवाल होते हैं, बैंकिंग के सवाल अलग मिलेंगे, सब वहां से जाके पढ़िए। तो है बहुत कुछ। अभी कितने सारे बच्चे ऐसे जो स्टडी 91 एप्लीकेशन के बारे में हमको लगता है पूरा शोध ही नहीं किए होंगे। हम लोग इतना काम कर चुके हैं ना, 5 साल में इतना काम कर चुके हैं जितना कल्पना नहीं आपकी। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके पहले तक हम लोग साइंस टेक के सवाल कर रहे थे, साइंस एंड टेक। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी सवाल कर रहे थे वो दोस्तों। 28 लेक्चर में दोस्तों विज्ञान प्रौद्योगिकी के सभी सवाल क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो अब दोस्तों मैं यहां पर उसी लिए यूपी स्पेशल के सवालों की संख्या 2 कर दिया। ठीक है, नहीं तो इसके पहले तक आपको इस चैप्टर के सवाल मिल रहे थे, पिछला वीडियो देखेंगे तो मिलेगा भी। ठीक है, अब यहां क्या लिख रहा, प्री परीक्षा 2021 का एक और स्पेशल का सवाल लीजिए। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो सही कथन है दोस्तों उसकी पहचान करिए। कर इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ, अन्न के बाद का अन्न जौ और धान है, यह भी सही है। ठीक है, जौ और धान मिले तो यहां पर दोस्तों दिए गए दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए हम कुछ अच्छे से बात करते हैं। लिख रहा उत्तर प्रदेश में स्थिर नौपाषाणिक स्थल जहां से चावल के साक्ष्य मिले, वो भी ऐसा स्थान जो उत्तर प्रदेश में स्थित हो, उस स्थान का नाम बताना। ठीक है, तो कौन सा नाम है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कोल्डिहवा का नाम सुना होगा, जो इलाहाबाद में स्थित है, तो कोल्डिहवा। ठीक है, उसको आप याद रखेंगे, यहां वो आपका जवाब हो जाएगा। कोल्डिहवा का लोकेशन कहां है दोस्तों, कोल्डिहवा। ठीक है, कोल्डिहवा का लोकेशन दोस्तों इलाहाबाद। ठीक है, याद रखेंगे। यहां से दोस्तों चावल का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। दोस्तों गेहूं और जौ के संदर्भ की बात हो रही है, किसके संदर्भ में दोस्तों, अच्छा एक मिनट, यहां जौ और धान लिखा था। ठीक है, तो याद रखेगा यहां जौ धान नहीं होगा दोस्तों, इस वजह से मिस्टेक हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों धान की बातें नहीं मिलती हैं। ये जो हम धान की बात कर रहे हैं ना, ये धान का जो प्रमाण है दोस्तों वो कहां से मिला है, वो मिला दोस्तों मेहरगढ़ से। कहां से मिला है, मेहरगढ़ से, याद रखेंगे। लिख रहा गेहूं और जौ के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों कहां से मिले हैं, तो याद रखेगा इसके साक्ष्य भी आपके मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ से मिले। सिंधु बस्तियों में चावल की भूसी के प्रमाण दोस्तों कहां से मिले हैं, तो चावल की भूसी कई जगह से मिली है, जैसे लोथल से मिला है, और कहां से मिला दोस्तों, रंगपुर से मिला है। कहां से मिला है, लोथल और रंग। ऐसे बहुत सारे सवाल है, मैं क्या क्या बताऊं। सबसे इंपॉर्टेंट तो दोस्तों लोथल है। लोथल याद रखेगा, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर। यह गुजरात में स्थित है। और यहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सुनिए। ठीक है, यहां से मिला दोस्तों अग्निवेदिका। क्या मिला है, अग्निवेदिका। अग्निवेदिका मतलब यज्ञ कुंड मिला है।
इसी तरह से दोस्तों याद रखेगा रंगाई कुंड भी मिला है। क्या मिला है दोस्तों? रंगाई कुंड भी मिला है। इसी तरह से दोस्तों याद रखेगा पंचतंत्र की कहानी के छाप मिले हैं। पंचतंत्र की कहानी के छाप मिले हैं। ठीक है, वो मतलब बर्तनों के ऊपर दोस्तों छाप पड़े हुए। ठीक है, इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों गोदीवाड़ा किसे कहते हैं? गोदीवाड़ा कहते हैं बंदरगाह को। बंदरगाह भी कहां से मिला है? वह भी दोस्तों लोथल से मिला है। ठीक है, तो याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दोस्तों विविध वाले चैप्टर्स हैं, जो कहीं नहीं आता उसको मैं विविध में रखता हूं। ठीक है, तो मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया था। ठीक है, जो पहला टेस्ट मैच खेला था उसमें किसने शतक नहीं बनाया था? तो सौरभ गांगुली से लेकर के सहवाग और पृथ्वी शतक ने दोस्तों इन्होंने शतक लगाया था। ठीक है, शतक बनाने के लिए इन्हें याद किया जाता है सुनील गावस्कर, जिन्हें हम लिटिल मास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम लिटिल मास्टर कहते हैं। इन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में शतक नहीं बनाया था। अब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में रहता है कि सुनील गावस्कर बहुत बड़े क्रिकेटर थे, भारतीय टीम के कप्तान भी रहे, इन्होंने बनाया होगा, लेकिन ये सोचना गलत है। होगा वाला भाई नहीं, कंफर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है जिन्होंने टेस्ट में दोस्तों 3-3 शतक मारे हैं? ठीक है, तो उनका नाम है दोस्तों, दो लोग ऐसे, एक लोग दोस्तों वीरेंद्र सहवाग। कौन है दोस्तों? वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग वो ब्रिटानिया का प्रचार करते थे ना हम लोगों के समय में। तो याद रखेगा कब बनाया था इन्होंने? वर्ष 2004 में दोस्तों इन्होंने बनाया था। इसके बाद जाकर दोस्तों यही रिकॉर्ड किसने बनाया? एक करुण नायर जी थे, करुण नायर। ठीक है, करुण नायर जी ने भी दोस्तों 13 शतक लगाया। और ये भी हाल फिलहाल की बात है 2016 में। सुनील गावस्कर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हीं को दोस्तों किससे जाना जाता है बताया तो आपको, इनको लिटिल मास्टर नाम के उपनाम से जाना जाता है, लिटिल मास्टर। दोस्तों वनडे वंडर्स और सनी डेज, ये दो किताबें हैं। ये किसने लिखा दोस्तों? ये सुनील गावस्कर जी की ही रचना है, सुनील गावस्कर की ही रचना है। ठीक है, सनी डेज और वनडे वंडर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। ये किताब के लेखक कौन दोस्तों? सुनील गावस्कर जी हैं। ठीक है, तो सेशन दोस्तों आज का ही समाप्त होता है। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा स्टडी 91 से संबंधित, जरा उन चीजों को सुन लीजिए, समझ लीजिए। सामान्य अध्ययन की जो क्लास है दोस्तों, जीएस की क्लास याद रखेंगे, ये सिविल परीक्षा के लिए स्पेशल क्लास है। सिविल एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशल है। आप देख रहे हैं हम प्री और मेंस दोनों के सवालों को हल कर रहे हैं, तो ये वाला बैच जरूर अटेंड करें। इसके अलावा दोस्तों सिविल एग्जाम के लिए एक और क्लास चलती है। ठीक है, वो चलती दोस्तों रात के 9 बजे। कितने बजे चलती दोस्तों? रात के 9 बजे चलती है। ठीक है, ये एक सिविल की क्लास और भी चलती है रात को 9 PM पर। ठीक है, तो इस क्लास को दोस्तों जेपी सर हैंडल करते हैं। इस क्लास को भी देखिए, बहुत शानदार क्लास चल रही। साथ ही साथ दोस्तों हिंदी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं तो हिंदी का टेंशन छोड़ दीजिए, रात को 8 बजे का समय हिंदी का है। और मैंने आपसे जो पीछे कहा कि एक बार स्टडी 91 प्रो पर विजिट करिए, ये प्रो दोस्तों आपकी किस्मत बदलने वाला है। प्रो पर आ गए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत गजब का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। देखिए बैच वैच जहां भी पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। जब टेस्ट देते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी हो पाई है। परीक्षा जब हम देंगे तो हम पास भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज से जरूर ज्वाइन होइए। ठीक है, बाकी हमारे पास दोस्तों कंप्लीट कोर्स भी है, तो आप इसको हमारे पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी 91 के एप्लीकेशन से। ठीक है, स्टडी 91 का जो ऐप है, यहां से आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज दोस्तों आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा। एक चीज और, जिन बच्चों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा कि हाँ कब कौन सी क्लास दी जा रही है, नहीं तो मैसेज नहीं मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यही निवेदन आपसे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।